नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और आपका मास्की। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, बुर्जहोम। ठीक है, ये बुर्जहोम जो है वो एक आपका नवपाषाणिक स्थल है और ये कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व स्थित है। ठीक है, और यहाँ के लोग कृषि से परिचित हैं, यही सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बुर्जहोम की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो इस स्थानीय भाषा में कह सकते हैं बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है और आपके डी टेरा एवं पीटरसन ने आपके 1935 में इस जगह की खोज की थी। किसने? आपके डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की थी। देखो क्वेश्चन जो हमने बनाया है वो आपका क्वेश्चन आपका देखने में सरल होगा, लेकिन इसके जो हम डिस्क्रिप्शन करेंगे वही आपका महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। तो आपकी किस समय की बात है? ताम्रपाषाण काल की। महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर में जो फर्श में दफनाते थे वो किस साइड में दफनाते थे, किस हिसाब से। तो ये कहाँ से दफनाते थे? ये उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ से भाई? ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये दफनाते थे मृतकों के कह सकते हैं शरीर को। ठीक है, और इनके साथ ही अर्थात इनकी कब्र में मिट्टी के मटके, हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रख दिया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा गया है? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए भाई, यहाँ पर आपका चालकोलिथिक युग है, ये किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और आपका लौह युग। जवाब दीजिए भाई। तो इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका ताम्रपाषाण युग को यहाँ पर चालकोलिथिक, ठीक है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ताम्र युग के लोग अंशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे, इसी कारण इसे चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। ठीक है, और इस काल की मुख्य संस्कृति जो थी वो मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि थी। मालवा संस्कृति और आपका जोरवे संस्कृति आदि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बताइए भाई, बलूचिस्तान में वर्तमान में कौन सा आपका ये स्थल है? आपका दिया है बुर्जहोम, कोल्डिहावा, मेहरगढ़ और आपका ऑप्शन डी है लोथल। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में बोलन नदी, कौन सी नदी है? आपकी बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण से लेकर हड़प्पा काल तक के संस्कृत इतिहास के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ से एक पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेहरगढ़ से, कि यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, देखो हम आपको 10 वीडियो बनाएंगे पूरी हिस्ट्री के, और 10 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका छूट के नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। ठीक है, और मॉर्निंग में आपका ज्योग्राफी का वीडियो आता है। ठीक है, और लगभग दोपहर में हिस्ट्री का और रात में आपको कह सकते हैं कि हिंदी का फुल टेस्ट होता है। तो ये 3 वीडियो कंटिन्यू करिए, मात्र 10 दिन रहिए, 10 दिन में आपके अंदर एक जुनून जैसा आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा नहीं 10 दिन में इस चैनल से हमने बहुत कुछ सीख लिया है जो अभी तक कहीं भी नहीं सीखे हैं। नेक्स्ट कर आपसे सिंधु घाटी जो आपकी दिया है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता बताइए भाई किससे संबंधित है? ये किस युग की सभ्यता है? प्रागैतिहासिक है या आद्य ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक युग है या उत्तर ऐतिहासिक युग है? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आद्य ऐतिहासिक युग है। जो आपका सिंधु सभ्यता संबंधित है वो आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य युग से संबंधित है। ठीक है ना,
और ये सभ्यता जो है यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली थी वो कैसी थी। तो इस युग की जो शैली थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि का अब तक पढ़ा नहीं गया है। जो भाव चित्रात्मक लिपि है इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमको यहाँ पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट कह आपसे कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन की संभावना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। लोथल की जो आपकी इस खोज की थी वो आपके SR राव ने कब किया था? 1955 में किया था। सुरकोटदा जो कि JP जोशी ने किया था ये आपके 1954 में किया था। धौलावीरा की जो कह सकते हैं संबंधित व्यक्ति हैं वो आपके जगपत जोशी हैं। कौन है? जगपत जोशी। और आपके RA विस्ट हैं जो कि 1967 में हुआ था। तो ये आंसर आपका गलत है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगपत जोशी एवं RS विस्ट ने 1967 में किया था। ऑप्शन आपका D यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखो हम आपको लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं, यहीं से देखने को मिलेंगे। कह रहा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? ऑप्शन दिया है कालीबंगा, ऑप्शन B दिया है हड़प्पा, C दिया है आपका लोथल और D दिया है आपका आलमगीरपुर। तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन B हड़प्पा। याद रखिए कि जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटोगमोगरी में स्थित है आपका हड़प्पा, जो कि सैंध सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यह स्थल आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। और अभी हमने बताया कि 1921 ईस्वी में आपके दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी आपकी जो इमारत थी वो कौन सी थी? ऑप्शन आपका B हो जाएगा आपका अन्नागार। ठीक है। कौन सी? अन्नागार। अब आपकी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन आपका ये और होगा कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी कब? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के निर्देशन के अनुसार की गई थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछेगा कि जो अन्नागार है इसकी लंबाई कितनी थी? ठीक है। ये आपके लेवल की बात कर रहे हैं, ये लंबाई आपसे पूछा जाता है। तो इसकी जो लंबाई थी वो आपकी 45.71 मीटर लंबी और आपकी 22.86 मीटर चौड़ी थी। ठीक है। और यह एक राजकीय भंडार गृह था। ठीक है। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात कह सकते हैं जो मोहनजोदड़ो होता है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। तो यह देखो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए जो लोथल है ये वर्तमान में अपने भारत में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और लोथल की जो खुदवाई कराया था वो रंगनाथ राव ने अर्थात उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। यही कह सकते हैं कि हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि यहाँ एक बंदरगाह है। लोथल के पूर्वी भाग में एक बंदरगाह था, उस बंदर का नाम है गोदीबाड़ा। क्या नाम है भाई? गोदीबाड़ा इस बंदरगाह का नाम है जो कि आपके लोथल में था। ठीक है। ये सबसे बड़ा उस समय बंदरगाह हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा कि उत्कृष्ट नगर नियोजन अर्थात ऑप्शन आपका B हो जाएगा कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो एक शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जो सिस्टम था वो शहरी जीवन था। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। जो नगर थे अनेक वर्गाकार या चतुर्भुजा खंडों में आपकी विभाजित थे। ठीक है। जल निकास की जो प्रणालियाँ थी वो आपकी मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता थी। और कह सकते हैं कि हमारे यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण आपके सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो कि रंगपुर किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस आपके राज्य में स्थित है? तो भाई रंगपुर स्थित है आपके गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कठियावाड़ा जिले में आपके
सुखभादर अर्थात एक मादर नदी के समीप है। ऑप्शन राइट आपका 7 का हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर है? आपकी गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कठियावाड़ा जिले के एक मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है तथा पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। और यहाँ से धान की भूसी भी मिली है आपके रंगपुर से। सबसे बड़ी बात है कि रंगपुर से धान की भूसी मिली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए भाई। तो यहाँ पर जो पूजा करते थे वो आपके पशुपति महादेव की करते था। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो आपके मातृ देवी और आपके रुद्र देवता या पशुपति। पशुपति को हम लोग रुद्र देवता भी कहते हैं। पशुपति मतलब आपके शिव भगवान। ठीक है, तो यहाँ के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या कह सकते हैं पशुपति तथा शिव की पूजा करते थे। इससे के अतिरिक्त देखा जाए तो पशु पूजा की भी प्रचलन इनके समय में था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं एक क्वेश्चन आपको होता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी, बताइए भाई, चांदी के जो साक्ष्य मिलते हैं भारत में वो कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखिए, भारत में चांदी के सर्वप्रथम जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा काल से। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हड़प्पा काल से। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। इस समय जो आपकी हड़प्पा संस्कृति थी तो यहाँ पर स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः आपके राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी। जबकि भारत से बाहर देखा जाए तो चांदी अपने अफगानिस्तान से भी लाई जाती थी। ठीक है, और ईरान से भी चांदी के आयात किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बहुत ही एमपी क्वेश्चन है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो धातु की प्राप्ति नहीं है वो आपकी है लोहा। ठीक है, मतलब इस प्रश्न के अनुसार है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृत के समय कांस्य युगीन सभ्यता थी और कृषि कार्य हेतु अधिकतर देखिए पत्थर एवं कांसे के औजार प्रयोग होते थे। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके लोहे के सभी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। जब पहली बार आपके साक्ष्य प्राप्त हुए थे कृषि से तो वो आपके 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग पास में प्राप्त हुए थे। और इसका पहला जवाब मिला था वो अतरंगी खेड़ा से। अतरंगी खेड़ा से एक लोहे की कुल्हाड़ी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो भाई किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नृत्य करती हुई नर्तकी की ये मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, और जो कि कांसे से निर्मित और द्रव्य मोम विधि द्वारा आपकी बनाई गई थी। और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? जवाब दीजिए भाई। तो ये आपके किसके? तो आपके ये थे कपास के लिए। किसके लिए? ये आपके थे कपास। अर्थात कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार था कृषि और वे कपास उत्पादन में अग्रणी थे। वैसे देखा जाए तो चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर आदि की खेती करते थे। लेकिन कह सकते हैं कपास का उत्पादन सबसे पहले आपके सिंधु क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ था विश्व में। ठीक है, इसलिए मेसोपोटामिया मिस्र में कपास के लिए सिंधु शब्द जो दिया गया है तो यूनान लोग इसे सिंडन बोलते हैं। इसी कारण बोल सकते हैं कि सिंडन सभ्यता भी इसे ही कहते हैं। सिंधु सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंडन होता है किसको? सिंडन बोलते हैं कपास। और कपास आपकी कहाँ हुआ? आपकी यहीं पर हुआ था सिंधु सभ्यता में। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? भाई वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेदों के संकलनकर्ता थे आपके वेदव्यास को कहा जाता है। ठीक है, वेदव्यास को कहा जाता था। वेद आपके 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपके अथर्ववेद होते हैं। समझ में आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये वेद आपका कौन है? ऋग्वेद है। याद रखिए, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और इस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति थे और आपके 10,580 रचनाएं थी। ठीक है, और इस वेद में सुदामा व भरत के मध्य जो
सुदास सुदामा नहीं था, इस वेद में आपका सुदास वो आपके कह सकते हैं भरत के मध्य दशराग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। ओके, चलिए यहाँ पर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीतमा या नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। जितना भी हमने बता दिया है लोअर पीसीएस में, यहाँ से आपका 2 नंबर पीसीएस में पूछा गया था 2018 में, आपकी यहाँ से 2 नंबर तक पूछा जा चुका है। ठीक है, और अभी देखते जाइए कितना अच्छा आपको टेस्ट लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या कम है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्रश्न आपके बिल्कुल 100% सॉलिड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोला है कि आप लोगों का एक टारगेट हमने रखा है कि 100 लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। हर एक लोग सपोर्ट करेंगे तो आपका एक एक लाइक बहुत हो जाता है और हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेट भी हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। तो ये नदी आपकी है कौन सी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरस्वती नदी है। ठीक है, 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती ही थी। ठीक है, और ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा, अर्थात मातेत्मा का मतलब होता है कि सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा मतलब होती है सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। सबको पता होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो बात आती है कि पुराणों की रचना किसने की थी। पुराणों की जो रचना की थी वो आपके लोमहर्ष ने किया था। किसने, लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराण में जैसे मत्स्य पुराण और आपके स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, ठीक है, लिंग, गरुड़, पद्म, नारद, भागवत, वराह, विष्णु, वायु, ये जो अभी सभी हैं आपके क्या है, ये पुराणों की संख्या ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान प्राप्त होता है। जो यज्ञ संबंधी साक्ष्य प्राप्त होते हैं अथवा ज्ञान प्राप्त होता है वो आपकी किस वेद से होता है। तो ये है आपका यजुर्वेद से। किससे, यजुर्वेद से मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं। इनमें मूल रूप से देखा जाए तो यज्ञ संबंधी विधि विधान आपके मिलते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि यह जो आपका है कौन सा, ये वाला आपका जो यजुर्वेद है ये बहुत एमपी है, इसलिए क्योंकि यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। ये भी क्वेश्चन अभी आपके पूछा जा चुका है। तो नचिकेता और यम का संवाद जो मिलता है किस में मिलता है, ये मिलता है आपके कठोपनिषद में। ठीक है, किस में, ये आपके कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद आपका वर्णित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो हर एक क्वेश्चन पर फोकस करिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। कह रहा आपसे वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग मिलान कर सकते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया होगा। ठीक है, तो वैदिक काल में किस पशु को अधन्या कहा गया है। तो ये अधन्या कहा गया है आपके किसके, आपके गाय को बोला गया है। देखो वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। इसे अधन्या अर्थात ना मारे जाने वाला योग्य माना गया। अधन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य माना गया है। ठीक है, और इसे अष्टकर्णी भी कहा गया है। ठीक है, अष्टकर्णी भी कहा गया है और गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उस समय जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बहुमूल्य तो आपकी गाय थी, जिसके पास ज़्यादा गाय थी वही आपका सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो भाई मोक्ष की चर्चा मिलती है आपके उपनिषद में। किससे, आपकी उपनिषद में मिलती है। मोक्ष शब्द का प्रथम बार जो उच्चारण हुआ था वो आपकी श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या आपकी है 108। ठीक है, 108 उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। ठीक है, उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि आपके कहाँ से लिया गया है, आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप के अनुसार इसका जो अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। इसका जो मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, और इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, बताइए भाई। तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो आपका हुआ है ऋग्वेद में। याद रखिए, ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गोत्र शब्द का अर्थ होता है पुत्र के साथ उत्पन्न होने वाली संतान होता है। ठीक है, और यहाँ पर मौलिक रूप से देखा जाए तो 7 गोत्र आपके माने जाते हैं, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, आत्रि, विश्वामित्र, ये आपके 7 गोत्र माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं जो कि अब आपके बौद्ध धर्म जैन से संबंधित हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और आपके हैं। आपको पता चल गया होगा कि जो ये पार्ट नंबर आपका 1 है, ठीक है, तब आपको एक वीडियो में इतना हमने ज्ञान दे दिया है, तो समझो 10 वीडियो में लगभग आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चुने हुए चुनिंदा क्वेश्चन आपको लाएंगे। कह रहा आपसे महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो भाई जन्म और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो किस दिन प्राप्त हुई थी? तो भाई इसका होगा ऑप्शन राइट आपका बैसाखी पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा होता है ना, कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी, और बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। और याद रखिए, जो आपके महात्मा बुद्ध थे ये आपके 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इन्होंने अपना ग्रह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, और इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी कब? तो आपके 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को ही वट वृक्ष के नीचे और पुनपुन नदी, वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी को बोलते हैं निरंजना नदी, पुनपुन नदी को बोलते हैं निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब इनको सिद्धार्थ कहा जाने लगा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो भाई आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इन्हें शाक्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था जो गौतम बुद्ध के द्वारा? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो याद रखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के किनारे गए थे कुशीनगर में। ठीक है, वहीं उनके जो शिष्य थे चंदू, ठीक है, चुंद, शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुअर का मांस दे दिया था, जिसके कारण की 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन उसके पहले, मतलब मृत्यु के पहले कुशीनारा के एक थे सुभस, कौन, इसका नाम लिख देते हैं सुभद्र इनके कौन थे? ये अंतिम इनके व्यक्ति थे जिनको दीक्षित किया था। किसको? सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ को बोलते हैं ऋषि पत्तन। क्या बोलते हैं सारनाथ को? ऋषि पत्तन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल जो आपकी बिताई थी वो आपकी वैशाली में बताई थी। इतने क्वेश्चन देखो मिल रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन थे, लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो कि चैलेंज है कि त्रिपिटक क्या है। आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। यहाँ पर सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थकारों का जीवन चरित्र, बौद्ध साहित्य, क्या है इसका जवाब आपको देना है।